एक मुद्दे पर अपनी बात रखूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को 7 सदस्यीय बेंच ने 5 जजों की फैसले को पलटते हुए 6-1 से पलट दिया था। वो पीठ जो है 7 जजों की पीठ 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। आरक्षण के अंदर आरक्षण देने की बात थी, शेड्यूल कास्ट का मामला था और शेड्यूल ट्राइब का मामला ही नहीं था। उसके बाद भी शेड्यूल ट्राइब के विरोध में भी कोटे में कोटा लगा करके वो फैसला सुनाया। मुख्य याचिका इसमें पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार हाईकोर्ट का मामला था, जो 2010 का फैसला था, उसको चुनौती दी गई। साथ में ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में 5 सदस्यीय पीठ ने 2004 में एक फैसला दिया था, उस केस को भी पलटने का यह मामला था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है साथियों, इसमें जो जज फैसले दे रहे थे उसमें डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो है उस समय मुख्य न्यायाधीश थे, वो पीठ का मुख्य नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद में जस्टिस वीआर गवई जी, वो एक शेड्यूल कास्ट के जज थे और गवई फैमिली के बारे में शायद आपने पहले भी सुना होगा इस मंच के द्वारा कि बाबा साहब अंबेडकर को धोखा देने में, उनके आंदोलन को तहस-नहस करने में वो गवई टाइटल का एक बड़ा योगदान है। तो जस्टिस वीआर गवई जो है वो 6 जजों के पक्ष में थे जो आरक्षण के अंदर आरक्षण देने की बात कर रहे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात इसमें यह थी कि जस्टिस एम बेला, जो जाति से डीएनए के अनुसार विदेशी हैं, वो उसके समर्थन में थी कि यह फैसला जो है, यानी 6 के विरोध में थी। वो ये नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 341, 342 का हवाला दे रही थी। शेड्यूल कास्ट का जज जो है वो आरक्षण के अंदर आरक्षण होना चाहिए, कोटे के भीतर कोटा होना चाहिए, इसके समर्थन में थे। और जो सवर्ण जज थी वो जो है उसके विरोध में थी। मतलब वो हिमायत करने का एक तरीके से नाटक था। साथियों, ये ऐसे फैसले वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कोई भी जज हाईकोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, वो जस्टिस लोया नहीं बनना चाहते हैं। सोहराबुद्दीन केस के अंदर में जो सुनवाई हो रही थी, जस्टिस लोया को बहुत सारे प्रलोभन दिए गए थे, जिसमें आज के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, उनका सीधे सीधे हाथ बताया गया उनकी हत्या कराने में। तो जस्टिस लोया नहीं बनना चाहता कोई भी जज, और उनकी हत्या हुई। और ऐसी हत्या हुई उनकी, एक शादी की पार्टी में वो गए और उस शादी पार्टी में जाने के बाद में वहां उनको हार्ट अटैक हुआ, ऐसा बताया गया। और वहां से अकेला ही, केवल गाड़ी का ड्राइवर ही उनको लेकर के और उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। मतलब इतने बड़े जज जस्टिस लोया के न्यायाधीश जस्टिस होने के बाद भी उनको जो पहुंचाने का काम केवल गाड़ी और वो मृतक जो शरीर था उसका वो एक ड्राइवर लेके गया, ऐसा उनकी बहनों ने आरोप लगाए। तो सत्ता की हनक में आज जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के हिसाब से संविधान विरोधी फैसले होते थे। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की ताकत है, तो बीजेपी के हिसाब से सारा सिस्टम काम कर रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि इतने लंबे समय से चल रही है और संविधान के दायरे में रह करके ही हम लोग कहना चाहते हैं कि अपनी सरकार, देश में मूल निवासियों की सरकार होगी तो आपके हिसाब से सारे फैसले होंगे।
अपनी सरकार बनाने अपने संगठन की शक्ति की आवश्यकता है। जब चुनाव आता है, संवैधानिक दायरा केवल चुनाव है, हालांकि बहुत सारे उसके अभी समस्याएं खड़ी हो रही है। ईवीएम जैसे राक्षस के द्वारा जनता के वोट को भी साथ में है, लेकिन कम से कम समर्थन में तो दिखना चाहिए। चुनाव के समय पर आप लोग दुश्मनों का साथ या दलाल भड़वों के साथ खड़े हो जाते हो। जब अपनी ताकत दिखाने की बात थी, आंदोलन के लिए आप लोग बामसेप के साथ, भारत मुक्ति मोर्चा के साथ, नेतृत्व के साथ हो, लेकिन जब अपनी राजनीतिक ताकत खड़ी करने की बात आती है तो आपका दुश्मन, वो अगर विरोध में बात करता है तो आपके विरोध में है, आपका मत उसके खिलाफ बनता है। लेकिन दूसरा दुश्मन जो है कांग्रेस के रूप में है, वो जब हमारे मुद्दों की बात उठाना शुरू करता है तो आप उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। जो सबसे बड़ा आज की तारीख का आपका ये नुकसान करने की बात है। आप लोग 5 साल तक आंदोलन चलाने के लिए समय देते हैं, श्रम करते हैं, बुद्धि लगाते हैं, पैसा हुनर लगाते हैं, खून पसीने की गाढ़ी कमाई लगाते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त में आपका मत जो है एक झटके में बदल देता है। यह फैसला क्यों आया? 1 अगस्त को फैसला क्यों आया? क्योंकि झारखंड स्टेट का सामान्य चुनाव होने वाला था, विधानसभा का, महाराष्ट्र स्टेट का चुनाव होने वाला था। कई बार इस मंच से नेतृत्व के द्वारा, विश्राम साहब के द्वारा यह चर्चा हुई कि एक बड़ी घटना को अगर दबाना है तो उससे भी बड़ी घटना घटित करनी होती है। ऐसा दुश्मन का एक आजमाया हुआ नुस्खा है, ये प्रोपेगेंडा करते हैं। मराठा आरक्षण की बात थी, कई सारे मुद्दों को उन्होंने एक फैसला रिजर्वेशन कोटे के भीतर कोटा देकर के उन्होंने सारा चर्चा ही बदलने का काम किया। और उसके बाद में जाति जनगणना का मुद्दा पकड़ में आया। जाति जनगणना की मुद्दा की बात थी, ईवीएम जैसे बड़े मुद्दे की बात थी। ये सारे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए और अग्निवीर परीक्षा की जहां तक मामला था, अग्निवीर परीक्षा को लेकर के वो जो विफल योजना हो रही थी सरकार की, वो एक मुद्दा था। नीट जैसा एक महा घोटाला, डॉक्टर बनने की पढ़ाई में पेपर लीक का जो मामला था, ये सारा उसी समय का सारा मसला था। ये सारे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए केवल एससी के कोटे के भीतर कोटा देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया। चाहे तो दे सकते, चाहे तो नहीं दे सकते। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर में आपने देखा होगा, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का मामला था, मायावती की सरकार थी उस समय, और वो रिजर्वेशन कोटे के विरोध में फैसला सुप्रीम कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने कहा कि आरक्षण नहीं दे सकते, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दे सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां से वो डिक्टो ऐसे ही सुना दिया कि चाहे तो गवर्नमेंट फिर से सर्वे करा करके, जो पुरानी सर्वे रिपोर्ट 2001 की थी सामाजिक न्याय मंत्रालय की, उसके आधार पर जो बसपा गवर्नमेंट ने उनको प्रमोशन देने का काम किया है, अगर वो चाहते तो दोबारा दे सकते, सर्वे करा सकते, लेकिन ऐसा नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट में लेके चले गई उस मुद्दे को। तो वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया। फिर अखिलेश यादव जी की सरकार बन गई। अखिलेश यादव ने 2-4 महीने 6 महीने खींचने का काम किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा आया तो फिर आखिर उन्होंने लागू करने का काम किया उस मामले को। ये आपस में हर राज्य के अंदर में भिड़ाने का ये मामला है। इसलिए साथियों, कई सारे मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कोटे के भीतर कोटा लाने का काम उन्होंने किया। ये केवल रिजर्वेशन का मामला नहीं है। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग और तमाम पाखंडी पंडे पुजारी लोग ये कहते हुए नजर आए 2024 के लोकसभा चुनाव में, रिजर्वेशन तो छोटी चीज है। उन्होंने ये कहा कि आप हमें 400 पार कराओ, हम देश के संविधान को ही बदल देंगे। ये संविधान द्रोही लोग, ये देशद्रोही लोग जो है, इस देश के संविधान की सौगंध खाते हैं, शपथ लेते हैं। विधायक सांसद बनने का जब नामांकन करते हैं उस समय शपथ लेते हैं, बनने के बाद में विधानसभा में, संसद में जाकर शपथ लेते हैं
फिर मिनिस्ट्री जब मिलती है, इनको मंत्रालय का बंटवारा होता है, फिर शपथ लेते हैं। 3 से 4 बार शपथ लेने के बाद में जब सरकार में पहुंचते हैं तो फिर ये उस संविधान को बदलने की बात करते हैं। संविधान बदल देंगे, केवल प्रोपेगेंडा करते हैं। इनके बाप दादाओं की औकात नहीं है बदलने की। तो अभी अगली साल जो है 100 साल पूरे होने वाले हैं आरएसएस को। वो शताब्दी ईयर मनाने का सारा उनका बड़े पैमाने पर जश्न मनाने की तैयारी चल रही है। 100 साल के अंदर में कितना बड़ा उन्होंने हमारे लोगों का नुकसान किया है, संविधान के विरोध में काम किया है। इसलिए साथियों, इस सबसे अगर हमें बचना है तो हमारी संगठन की शक्ति खड़ी करनी होगी। एक वैकल्पिक पॉलिटिकल पावर हमको लानी होगी, वैकल्पिक शक्ति खड़ी करनी होगी। कांग्रेस का विकल्प बीजेपी नहीं है, बीजेपी का विकल्प कांग्रेस नहीं है, और राज्य के लोग भी नहीं है। जो राज्यों में सरकारें चला रहे हैं शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या महाराष्ट्र हो, या झारखंड हो, स्थानीय लोग के पास समाधान नहीं है। उनके ऊपर तो ईडी सीबीआई की तलवार लटकी रहती है। जब चाहो उनको अंदर जेल में डालते हैं, तब चाहो जब उसको बाहर निकालते हैं। इसलिए उनके पास समाधान नहीं है, उनके पास में कोई लीडरशिप नहीं है, कोई संगठनात्मक शक्ति नहीं है। ये वामसे भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी जैसा राजनीतिक दल ही आपको इस देश में हजारों साल की गुलामी से मुक्ति दिला सकता है। इसके लिए चलो गांव की ओर, चलो बूथ की ओर, हमें यह संकल्प लेना होगा। और अगली साल से जनवरी में जो हमारा प्लान रहेगा, 2-3 मुद्दों को लेकर के हम लोग भारत बंद करने का जल्द ही मेश्राम साहब आपको ऐलान करेंगे। मैंने कल भी निवेदन किया था उद्घाटन सत्र में। तो वो भारत बंद जैसी कार्रवाई को लेकर के फिर से हम लोग एक बड़ी ताकत पूरा जन जन तक, घर घर तक, गांव गांव तक फैलाने का काम करेंगे। ऐसा संकल्प हमें लेना है। सरकार मूल निवासियों की जब बनेगी तो ना कोई संविधान बदलने की बात करेगा, ना ही कोई और दूसरा अनाप शनाप बातें करेगा। कांग्रेस के लोगों ने फायदा उठाया, बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, आप हमें वोट डालो। लोगों ने सोचा शायद यही बचाएंगे, अभी बीएमपी के लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए इनको संविधान बचाने पर इनको वोट डाल दो। या उनके इंडिया गठबंधन में जो शामिल लोग थे, उनको क्षेत्रीय लेवल पे भी उन्होंने ताकत देने का काम किया। उनको करना धरना कुछ भी नहीं है। एक भी ये जो इस मुद्दे करके सारी पार्टियां जिस पे हम लोग सब चिड़ी चुप हो गई थी, क्योंकि 2 राज्यों का चुनाव था। कोई भी ना पक्ष में बोलने के लिए तैयार था कोटा में जब फैसला सुनाया गया, ना ही उसके विरोध में बोलने के लिए तैयार था, क्योंकि 2 राज्यों का चुनाव था। और वो लोग ओबीसी को मूर्ख बना करके महाराष्ट्र के अंदर में, और फडणवीस जो है वहां का मुख्यमंत्री बन गया। इससे पहले भी ऐसे ही हुआ। गोपीनाथ मुंडे जी की हत्या करवाने के बाद में वो लोग सत्ता में आए, और ओबीसी के मराठा कुणबी भाइयों ने, तमाम लोगों ने सहयोग दिया, साथ दिया, और उसके बाद में सबसे ज्यादा चुन करके उस समय आए थे, और फडणवीस को वहां पर जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। तो वो ईवीएम से बहुमत तो हासिल कर सकते हैं, मगर सरकार चलाना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अभी शायद डर दिखाया होगा चुनाव का रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही, तो बड़े बड़े लोगों ने, विरोधी पक्ष के लोगों ने, मगर अभी वो शायद चुप हो गए। हो सकता है उनके ऊपर भी तलवार डाल दी हो दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इसलिए साथियों, ये संगठन शक्ति से ही बदलाव होगा, और हम लोग उसके लिए दिन रात काम में जुटे हुए हैं। आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि संगठन शक्ति के द्वारा ही हम लोग ये देश के मूल निवासियों को भारत का हुक्मरान बना सकते हैं, जो हमारे पुरखों ने सपना देखा। इतनी ही बात कहकर के मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत।